आप सभी को नमस्कार। पहला मैं खिमेश कुणाई आपका स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। उत्तराखंड एसआई के कंप्लीट कोर्स के तहत हम लोग यहां पर फ्री कोर्स आपको करा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है इसमें 100 नंबर की हिंदी आपकी आने वाली है। तो उसमें हम लोगों ने जो भाषा वाला आपका यहाँ पर टॉपिक था हम लोगों ने पिछली वीडियो में उसको कवर किया था। तो उसमें जो कुछ बचा हुआ अभी कुछ था, जिसमें आपका बोली थी आपकी, और इसके साथ साथ आपका साहित्यिक भाषा थी, साथ ही आपका राजभाषा प्लस आपका राष्ट्रभाषा, ये कुछ टॉपिक यहाँ छूटे हुए थे। और इस आज के लेक्चर में हम इन चारों टॉपिक को साथ ही साथ लिपि को भी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि आखिर लिपि क्या होती है, इसको हम जानेंगे। और ब्राह्मी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या वैज्ञानिक आधार हैं, उसको हम जानेंगे। और पिछले टॉपिक में हम लोगों ने भाषा के अंदर हम लोगों ने जाना कि भाषा क्या होती है, और साथ ही साथ हमने ये जाना कि जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसकी क्या विशेषताएं हैं। साथ ही उसके बाद जो भाषाएं भारत में आई, जिनमें आपका वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंशों से विकसित उपभाषाओं को हम लोगों ने देखा था। उन उपभाषाओं के अंदर हम लोगों ने, तो भारत में 5 उपभाषाएं थी, उनको हमने देखा था, और जिनमें 7 आपके अपभ्रंश थे, और इन अपभ्रंशों से ही अब उपभाषाएं विकसित हुई थी। और इन उपभाषाओं से हम लोगों ने 17 बोलियों को देखा था, और कुछ जो विशेष बोलियां थी जिसमें आपका अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, उनके बारे में विशेष अध्ययन किया था, जहां से क्वेश्चन बनने के हमारे चांस थे, हम लोग देखा था। तो आज हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे, जो भाषा का कुछ पिछला टॉपिक बचा था उसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं आज। तो टॉपिक है बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली किसी स्थान विशेष पर बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जिस भाषा के हमको क्या हो, जन्म का अता पता न चले, जन्म का अता पता न चले, उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। और जो सामान्य जनता है अपने सहूलियत के लिए इसे स्वयं बना लेती है, उसे हम कहते हैं बोली। और बोली को हम देशज भी कहते हैं, देशज जो देश की भाषा है। ठीक हो गया। तो किसी स्थान विशेष पर बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, या जिस भाषा के जन्म का अता पता न चले बल्कि सामान्य जनता अपनी सहूलियत के लिए इसे स्वयं बना लेती है, उस भाषा के स्वरूप को बोली कहते हैं। और बोली को हम देशज भी कह सकते हैं। इतना लोग समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है इसमें आपका साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा की बात करें कि जब बोली का ही विकसित रूप होगा, ये बोली का ही क्या होगा? विकसित रूप होगा। क्या होगा? साहित्यिक भाषा। बोली का विकसित रूप ही क्या होगा? जब अपने आप को क्या कर ले, व्याकरण के अनुरूप ढाल ले, व्याकरण सम्मत उसको बना लेता है, साथ ही साथ उसमें नियम बन जाते हैं व्याकरण के, उसको लिखने के, तब उसको हम क्या कहते हैं? साहित्यिक भाषा कहते हैं। और साहित्यिक भाषा का एक इसमें कुछ न कुछ रचनाएं जरूर होनी चाहिए। साहित्यिक भाषा के अंदर कुछ न कुछ रचनाएं जरूर होनी चाहिए, तब उसको हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। बोली का ही विकसित रूप क्या कहलाता है? साहित्यिक भाषा कहलाता है। और साहित्यिक भाषा को हम लोग व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा, सुधरी भाषा, परिनिष्ठित भाषा भी हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रजभाषा, अंग्रेजी, हिंदी, खड़ी बोली, ये क्या है? आपकी साहित्यिक भाषाएं हैं। और जो भारत की मानक भाषा है, भारत की जो मानक भाषा है वो क्या है? आपकी खड़ी बोली। खड़ी बोली को मानक भाषा का दर्जा प्राप्त है भारत के अंदर। तो साहित्यिक भाषा क्या होती है? जब बोली का ही विकसित रूप, जब अपने आप को व्याकरण सम्मत बना ले, व्याकरण के नियम अब उसमें लागू होने लग जाएं, और कुछ न कुछ रचनाएं उस बोली में होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी? साहित्यिक भाषा कहलाती है। अगला टॉपिक है राजभाषा। तो राजभाषा, भारत में हिंदी को क्या है? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। किसको? हिंदी को, ना कि राष्ट्र को, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। अगर आपसे पूछे कि आप किस वर्ग में हिंदी को रखना चाहेंगे, अब मेरी इच्छा तो उसको राष्ट्रभाषा में रखने की है, ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि आप हिंदी को किस वर्ग में रखना चाहेंगे, तो हिंदी को हम किस रखना चाहेंगे? राष्ट्रभाषा में। लेकिन भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, और 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा घोषित किया गया था हिंदी को।
अब राजभाषा की परिभाषा हम लोग जाने तो जिस भाषा में किसी देश की सरकार द्वारा अपने कामकाज, शासन प्रशासन, एक राज्य से दूसरे राज्य का पत्र व्यवहार आदि जिस भाषा में किया जाता है वह भाषा उस देश की राजभाषा बन जाती है। तो भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें यहां पर, तो महात्मा गांधी जी ने 1918 के इंदौर में एक आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था। वहां पर इस हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और पहली बार हम बात करें, पहली बार किसने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को सुझाया था, तो वो आपके थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये कुछ पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में किसने सुझाया था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और 1918 के इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी को सभापति बनाया गया था। उन्होंने ही वहां पर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था और इसका समर्थन किया था। अगला टॉपिक, राजभाषा के रूप में हम हिंदी का विकास, किस प्रकार से राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ। तो पहला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। तो ये व्यक्ति थे आपके मदन मोहन मालवीय। इनके द्वारा भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया गया। और कुछ किताबों में यहां पर आपका राजा राम मोहन राय का नाम भी मिलता है, राजा राम मोहन राय का नाम भी मिलता है, जिन्होंने पहली बार भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सुझाया था। तो इन दोनों व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है। और संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव रखा था वह रखा था आपका गोपाल स्वामी आयंगर के द्वारा। गोपाल स्वामी आयंगर के द्वारा संविधान सभा में प्रस्ताव रखा गया था हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए। और भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय या राजा राम मोहन राय के द्वारा सुझाया गया। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की कब, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या दी गई थी, मान्यता दी गई थी। ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आप नोट करते चलेंगे। तो इसीलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को आपका विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस और 21 मार्च को कविता दिवस मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस के मनाते हैं। पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को हुआ था 1975 में आपका, ठीक हो गया। और 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 30 मई 1826 को हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड निकाला गया था, ठीक हो गया। इतना आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत अनुसूची 8 भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, ठीक हो गया। तो अनुसूची कौन सी होगी आपकी, अनुसूची 8 में, भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा व उसके विकास के संदर्भ में बताया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है, देवनागरी है। तो इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ ये बता रहा हूं आपको मैं। और साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड एसआई की, और जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, उनके लिए भी जो कोर्स है इंपॉर्टेंट है आपका। तो अपने दोस्तों को उसको शेयर कीजिएगा, साथ साथ जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उसके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। और जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो अनुसूची 8 में, भाग 17 में, अनुच्छेद
343 से लेकर 351 तक राजभाषा व उसके विकास के संदर्भ में बताया गया है। और अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है आपकी देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 344 क 344 का सब क्लॉज क के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। तो पहली बार राजभाषा आयोग कब बनाया गया था? 7 जून 1955 को बनाया गया। इसकी पहली बैठक होती है आपकी 15 जुलाई 1955 को इसकी पहली बैठक होती है आपकी। और 7 जून 1955 को इसके गठन के आदेश जारी किए गए थे। और पहले राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके बाल गंगाधर खरे। कहीं बार शॉर्ट में यहां लिख देता है बीजी खरे। कौन थे? बाल गंगाधर खरे प्रथम अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के। 7 जून 55 को इसके आदेश जारी किए गए राजभाषा आयोग के गठन के। और 15 जुलाई 1955 को इसकी पहली बैठक हुई थी आपकी। अब कुछ जो आर्टिकल हमको बताए गए हैं 343 से लेकर 351 तक, ये हमको पता होने चाहिए कि इन आर्टिकल्स में क्या बताया गया हिंदी के विकास के बारे में, क्या यहां पर बताया गया है। तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है? संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग के गठन की बात करता है। कौन से आर्टिकल से? 344 का भी सब क्लॉज है आपका क। कब किया गया था गठन इसका? पहला जो प्रथम राजभाषा आयोग था 7 जून 1955 को गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके बाल गंगाधर खरे। इनको इस राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं। तो किस तरीके से? एक राजभाषा होगी और एक से अधिक राजभाषाएं हो सकती हैं। जैसे उत्तराखंड की हम लोग बात कर लें, यहां पर जो पहली राजभाषा वह हिंदी है, दूसरी क्या है उत्तराखंड की? संस्कृत है। तो इस तरीके से बताया गया है 345 में। अगला है अनुच्छेद 346 एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य व संघ के बीच संपर्क की भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। ये कौन सा आर्टिकल कहता है आपका? 346। एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य व संघ के बीच संपर्क की भाषा क्या होगी? हिंदी। कौन सा आर्टिकल कहता है? 346। अगला देखते हैं अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा का प्रावधान है। इसमें आर्टिकल 347 में किसी राज्य की जनसंख्या का एक समूह है, उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान यहां पर किया गया है। अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी, हाई कोर्ट यानी कि एससी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषा होगी, कौमा संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कौन सा आर्टिकल है आपका? अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 349 की बात करें यहां पर, तो भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान किया गया। यहां पर अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान अनुच्छेद 349 में। अनुच्छेद 350 की बात करें तो व्यथा के निवारण के लिए संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और जो आपका अनुच्छेद 351 है, इसमें राजभाषा के विकास के लिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 351 में। इतना लोग समझ में आ गया होगा। ये आपके जो पॉलिटी वाला जो टॉपिक है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वहां पूछ सकता है आपसे। और इसके अलावा आर्टिकल 350 का क सब क्लॉज है आपका इसका ये। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया इसमें अनुच्छेद 350 के सब क्लॉज क में। अनुच्छेद 350 के ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का उल्लेख करता है। ये 350 का ख, इसको आप ए या बी भी लिख सकते हैं। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, यह आपको जानना आवश्यक है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एवं ओडिशा को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल चुका है। और अभी वर्तमान में 3 को और ऐड करने की बात चल रही है, जिनमें आपका फारसी है। इसको आप नोट कर लीजिएगा
तो इसको भी ऐड करने की बात चल रही है, लेकिन संविधान में अभी तक केवल 3 ही है, सॉरी 6 आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिनमें संस्कृत हो गई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिशा। इनको इसके अलावा जो पाली है और प्राकृत को भी शामिल करने की बात की जा रही है, अभी शामिल नहीं किया गया है। अगर ये शामिल होती है तो भारत में कुल 9 शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी। अभी वर्तमान में केवल 6 ही शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनमें आपका संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, ठीक है, इसको नोट करिए, ओडिसी। तो इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। राजभाषा जो अधिनियम था आपका, राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया और इसमें संशोधन, इस राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया वह आपका 1976 में किया गया। इतना लोग समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी हैं आपकी? 22 भाषाएं वर्तमान में हैं संविधान की जो 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में कितनी है वर्तमान में? 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में ये केवल 14 ही भाषाएं थी, जिनमें अभी वर्तमान में असमिया, बोडो, बांग्ला, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है या नहीं किया गया। इस तरह से क्वेश्चन आपके यहाँ बनने की संभावना रहती है। अब बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी पहले, बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, इसकी ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हैं, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इनको 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया। जबकि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसको आप तो बोर्ड मास करके इसको याद कर सकते हैं आप लोग, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो ये इसकी ट्रिक है आपकी, इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, जिसके द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। आप इनको नोट कर लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं क्वेश्चन बनने के लिए यहां पर से। अब बात करेंगे हम राष्ट्रभाषा की। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? वह भाषा जो एक पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा समझी, बोली जाती है तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है। वह भाषा जो देश के विभिन्न भागों के निवासियों के बीच संपर्क स्थापित करे, वह क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो वर्तमान में क्या है, अगर हमसे पूछे कि हम किस वर्ग में हिंदी को रखना चाहेंगे, तो हम किसको रखना चाहेंगे? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में रखना चाहेंगे। लेकिन हम बात करें ऑफिशियली, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा का। ठीक हो गया। और एक नोट और कर लीजिएगा इसमें, महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के 5 लक्षण बता रखे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो राजभाषा क्या होती है? एक पूरे देश के द्वारा इस भाषा को समझा जाता है या बोला जाता है, या उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित वह भाषा होती है और जो देश के विभिन्न भागों में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच संपर्क स्थापित करती है। तो वह भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है आपकी। अब बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन की। तो 10 जनवरी 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन होता है आपका, कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहां पर? नागपुर में होगा। और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। और इसी कारण प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो पहला हिंदी दिवस था का विश्व हिंदी सम्मेलन था, विश्व हिंदी सम्मेलन, ये आपका 10 जनवरी 1975 को राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर में मनाया गया था। आगे चलते हैं। तो जो विश्व हिंदी सम्मेलन है हर तीसरे वर्ष में होता है। पहला आपका नागपुर में 75 में, दूसरा 1976 पोर्ट लुइस में, 8वां 2007 में न्यूयॉर्क में, 9वां 2012 जोहान्सबर्ग, ये आपका अफ्रीका,
10वां 2015 में भोपाल में हुआ था, और 11वां 2018 में पोर्ट लुइस में हुआ था, और 12वां 2023 में फिजी में हुआ था। ये आपका पहले हो जाना चाहिए था, आपका जो 12वां था, लेकिन कोरोना के कारण उसमें ये हो नहीं पाया था। आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन बाद में इसको फिजी में आयोजित किया गया। फिजी में एक जगह है नाडी, तो नाडी शहर में उसके ये आयोजित किया गया था फिजी के। आगे बात करते हैं लिपि की, जो मेन टॉपिक है लिपि आज का। तो भाषा का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, आज लिपि को हम लोग जानेंगे। लिपि क्या होती है? तो लिपि क्या होती है? जिन चिन्हों के द्वारा हम भाषा को दर्शा रहे हैं। भाषा क्या होगी आपकी? भाषा क्या है? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों का आदान प्रदान ही क्या है? भाषा है। और भाषा को हम जिन चिन्हों के द्वारा दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में आता है कि व्याकरण क्या होता है। अब व्याकरण क्या होता है कि जो हमको शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना सिखाता है, वो क्या है? व्याकरण है। आज हमने जानना है लिपि। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि व्याकरण क्या होगा। आज का जो इसमें टॉपिक है इसमें लिपि। इससे पहले हमने जान लिया बोली क्या होती है, साहित्यिक भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, और राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास किस प्रकार से हो रहा है, वर्तमान में क्या क्या उसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या थी कि एक जो देश के विभिन्न भागों में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच एक संपर्क भाषा है, लोग समझते हैं, उसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब बात करेंगे लिपि की। आखिर लिपि क्या है? जिन चिन्हों द्वारा हम भाषा को दर्शाते हैं या लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और प्राचीन भारत में प्रमुख 3 लिपियां थी, जिनमें आपकी पहली है सैंधव लिपि, दूसरी है आपकी खरोष्टी लिपि, और तीसरी है ब्राह्मी लिपि। इसी को हमने आज जानना है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 लिपियां थी प्राचीन भारत में आपकी, सैंधव लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि। इतना लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर सैंधव लिपि की। सैंधव लिपि आखिर होती क्या है? तो सैंधव से आपको समझ में आ रहा होगा कि जरूर इसका लिंक जो है सिंधु सभ्यता से हो सकता है। तो इसे सिंधु लिपि या हड़प्पन लिपि के नाम से भी जानते हैं। और सैंधव लिपि का जो सर्वाधिक प्राचीन नमूना था वो 1853 में मिलता है आपका, जबकि 1923 तक जो पूरी लिपि थी प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। सैंधव लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि उन्होंने पढ़ लिया है, दावा करते हैं, लेकिन जो भी हो, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। और सैंधव लिपि चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ थी। कैसी थी? पिक्टोग्राफ थी। तो सैंधव लिपि आपको समझ में आ गई होगी। इसे सिंधु लिपि, हड़प्पन लिपि कहते हैं। और 1853 तक ये पूरी लिपि आपके ये पहला इसका नमूना मिलता है 1853 में। और 1923 तक ये पूरी लिपि क्या थी? प्रकाश में आ गई थी पहली इसमें, ठीक है। और 53 में इसका पहला नमूना खोजा गया था, और अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ये आपको पता चल गया होगा इसमें सैंधव लिपि क्या होती है। अगला देखते हैं खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि क्या होती है? तो खरोष्टी लिपि को हम गांधारी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम गांधारी लिपि के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में पंजाब, कश्मीर और गांधार क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार था। तो 3 इसके क्षेत्र हैं, पंजाब हो गया आपका, कश्मीर और गांधार क्षेत्र। गांधार कहाँ? अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर ये इसका प्रचार प्रसार था। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं को लिखी जाती, यानी कि इस तरह इधर को लिखी जाती थी आपकी ये खरोष्टी लिपि। और अशोक के शाहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में स्थित है और मानसराई पाकिस्तान में है, इन अभिलेखों की लिपि क्या मिलती है? खरोष्टी। और शेष भारत में जो अशोक के अभिलेख है उनकी लिपि ब्राह्मी है, जबकि शाहबाजगढ़ी, मानसेरा इनकी लिपि क्या है? खरोष्टी लिपि है। और यहाँ पे कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपके पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे मेन लिपि, जिसके बारे में हमें जानना है, जिससे हमारी देवनागरी लिपि का विकास होता है। तो विश्व की सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। और भारत की वर्तमान जितनी भी लिपियां हैं वो उनका जो विकास हुआ है इसी ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है। और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, यानी कि इस तरीके से लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि को पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इसको पढ़ा गया। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में अशोक के समय की जो लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि मिलता है। और इसी के अलावा इस जो ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में, उस समय विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का यह ग्रंथ उल्लेख करता है। तो विश्व की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी हो गई। और वर्तमान जितनी भी लिपियां हैं उनका विकास इसी ब्राह्मी लिपि से हुआ है।
और बाएं से दाएं को लिखी जाती है आपकी। पहली बार 1837 में इसको जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। और बौद्ध ग्रंथ ललित बिस्तर में अशोक की समय की लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि मिलता है। और अन्य प्राचीन जो लिपियां थी भारत की, उनका भी ये जो ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ ललित बिस्तर, इसका उल्लेख करता है आपका। आगे बात करें, भारत व विश्व की सबसे प्राचीन लिपि होगी ब्राह्मी, ये मैंने आपको बता दिया। और ब्राह्मी लिपि से आपकी दो लिपियों का विकास हुआ है। पहली है इसमें एक उत्तरी शैली, दूसरी हो गई आपकी इसमें दक्षिणी शैली। कौन सी हो गई? दक्षिणी शैली हो गई। इन दो शैलियों का विकास होता है इस ब्राह्मी लिपि से। उत्तरी शैली से आपकी निकलेगी गुप्त लिपि। कौन सी? गुप्त लिपि निकलेगी। और इसका प्रयोग 5वीं सदी तक होता रहता है। और बाद में इसी गुप्त लिपि से आपका कौन सी लिपि निकल के आएगी? कुटिला लिपि निकल के आती है। और ये 6 से लेकर 8वीं सदी तक क्या थी? इसे प्रचलन में चल रही थी। बाद में इसी कुटिला लिपि से आपका प्राचीन नागरी, जिसे हम आगे चलकर देवनागरी कहते हैं, प्राचीन नागरी विकसित होती है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो देवनागरी का विकास, जो ब्राह्मी से दो शैली, एक उत्तरी एक दक्षिणी। इसमें उत्तरी से पहले गुप्त लिपि का विकास, बाद में कुटिला का, और कुटिला के बाद प्राचीन नागरी का, और प्राचीन नागरी से वर्तमान जो देवनागरी है इसका विकास हुआ है आपका। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से देवनागरी लिपि का विकास हो रहा है, किस प्रकार से हुआ था। देवनागरी लिपि का जो विकास है ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। और देवनागरी कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देवनागरी लिपि को लोकनागरी व हिंदी लिपि भी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आप ब्राह्मी की। इसके दो रूप हो गए, एक आपका हो गया उत्तरी शैली, दूसरी आपकी इससे निकलती है दक्षिणी शैली। और इसी उत्तरी शैली से निकलेगी आपकी गुप्त लिपि, और इसी गुप्त से आपका विकास होगा कुटिला का, और इसी कुटिला से विकास होगा आपका किसका? प्राचीन नागरी लिपि का। और इसी नागरी लिपि से, प्राचीन नागरी से वर्तमान में जो देवनागरी है इसका विकास होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इतना लोगों को समझ में आ गया होगा। और देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक लिपि। क्या बने हैं? अक्षर। तो कैसी लिपि है देवनागरी? अक्षरात्मक लिपि है। और दक्षिण भारत में देवनागरी को नंदी नागरी कहा जाता है। और बाएं से दाएं लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि। और इसको लोकनागरी और हिंदी लिपि के नाम से जानते हैं हम किसको? देवनागरी को। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग 9वीं सदी में कुटिला लिपि से नागरी के प्राचीन रूप का विकास, और इस लिपि का नाम प्राचीन नागरी, बता दिया मैंने आपको। और जो प्राचीन नागरी थी ये 15 से लेकर 16वीं सदी में आधुनिक नागरी इससे विकसित होती है, प्राचीन नागरी से। और प्राचीन नागरी लिपि से ही पूर्वी क्षेत्र की मैथिली, बांग्ला, उड़िया, पश्चिमी क्षेत्र की हिंदी, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, महाजनी विकसित होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुजराती की लिपि क्या है? देवनागरी नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, पेपर में इसको पूछ चुका है ये। तो देवनागरी लिपि किसकी नहीं है? गुजराती की। इसको आप नोट कर लीजिएगा, पेपर में उत्तराखंड यूके SSS इसको पूछ चुका है, तो इसको आप गलत नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, संथाली, मराठी की लिपि देवनागरी। वर्तमान नागरी लिपि का मूल अर्थात प्राचीन रूप अशोक के शिलालेखों की लिपि से हमको मिलता है, जो प्राचीन रूप है। और लिपि के अर्थ में नागरी अथवा देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में हमको मिलता है। और यह भी आपका जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी यूके SSS का पूछ चुका पेपर में, इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है। मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले यूरोप में बनी थी, यानी टाइपिंग के लिए, प्रिंटिंग के जो प्रिंटिंग के लिए जो टाइप बना था सबसे पहले कहाँ बना था? यूरोप में बना था। आगे देखेंगे, देवनागरी में प्रकाशित होने वाली सबसे पहली पुस्तक थी आपकी चाइना इलस्ट्रेटा। ये 1667 में प्रकाशित हुई थी। भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय चार्ल्स विलिकम्स तथा पंचानन को जाता है। इन फैक्टों का आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और आजकल देवनागरी की जो वर्णमाला प्रचलित है वह 11वीं शताब्दी में स्थिर हो गई थी। 11वीं शताब्दी का इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया।
ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि है आपकी देवनागरी। तो ये इसकी विशेषताएं भी बताते जा रहा हूं आपको मैं। तो किस प्रकार की लिपि है? ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि है। और देवनागरी लिपि ने विराम चिन्ह रोमन लिपि से ग्रहण किए हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, इन फैक्टों को, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, महत्वपूर्ण तथ्य है। कुछ लिपियां हैं तो पंजाबी की गुरुमुखी है लिपि, उर्दू की फारसी, जर्मन, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार थोनमी संबोटा ने किया था। यह भी आपका जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार जो है यूके SSC पूछ चुका है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में क्वेश्चन आया था एक बार क्लर्क वाले में। भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से हमको मिलता है। तो लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट हमको प्रमाण है, स्पष्ट प्रमाण है, वो हमको कहां से प्राप्त होता है? सिंधु घाटी की सभ्यता से हमको मिलता है। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 में अपने पत्र केसरी के लिए 190 टाइपों का एक फॉन्ट, इसको नाम दिया उन्होंने तिलक फॉन्ट, बनाकर देवनागरी लिपि में सुधार आरंभ किया। तो इन फैक्टों को आप नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सावरकर बंधु ने अ की 12 खड़ी तैयार करी। 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति कब बनती है? 1935 में बनती है। 1945 में नागरी परिचारिणी सभा ने लिपि समिति का गठन किया था। तो नागरी परिचारिणी सभा ने 1945 में क्या किया था? लिपि समिति का गठन किया था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में देवनागरी सुधार समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष नरेंद्र देव को बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश ने कब बनाया था? 1947 में देवनागरी सुधार समिति का गठन किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और इसका जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र देव को बनाया जाता है। तो ये आपका था लिपि के बारे में। तो लिपि का टॉपिक आपका यहीं पर खत्म हो गया है। तो हम लोगों ने भाषा और लिपि, तो 2 लेक्चर में हमने इसको देख लिया है। और भाषा के भाषा मैंने आपको पहले बता दिया है पहले लेक्चर में, भाषा क्या होती है और उससे कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है, भाषा के विकास का क्रम क्या है। और इसी आज के लेक्चर में लिपि और टॉपिक है ये भी हमने खत्म कर लिया। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है, इसका नामकरण कैसे हुआ, और उससे जो महत्वपूर्ण हमें तथ्य बनते हैं उनको हम लोगों ने जान लिया यहाँ पर। ठीक है। और जिन्होंने हिंदी का जो पहला लेक्चर नहीं देखा उसको देख लें और इसको समझ लें किस प्रकार से मैंने बताया आपको क्या फैक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं और कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। मैं आपको हाथन बताते हुए जा रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को आयोग पूछता था पेपर में। इसी प्रकार जो भाषा में जो आपका अपभ्रंश है उसको भी आप देखते चलिएगा। अपभ्रंश से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं कई बार। किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, या फिर किसने इसको प्राकृत भाषा कहा है। तो चलिए इसमें वीडियो आपको अच्छी लगे तो अच्छी लगती है तो आप क्या करें, अपने जो दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं। इससे क्या हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इसी तरह से क्या है जो एक अच्छा कंटेंट आपको लेके दें। क्योंकि आप लोगों ने कंपेयर कर लिया होगा कि यूट्यूब में पहले भी इस तरह से कई वीडियो लोग लेके आए हैं, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपका एक अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं जहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता आपका, तो भी आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्या करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ साथ आप जो है हम इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। हमारा जीके सरकारी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और साथ ही साथ आप इसके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लेटेस्ट अपडेट आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप और साथ ही साथ जो फेसबुक का आपका हमारा पेज है जीके सरकारी के नाम से, वहाँ पर भी इसको पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे वहाँ पर। और साथ ही साथ हम लोग जो है इंस्टाग्राम पर क्या कहते हैं, क्विज कराते हैं शॉर्ट और रील के माध्यम से। तो इसको भी आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम को हमारे फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ ट्विटर को भी हमारे फॉलो कर लीजिएगा। तो वहां पर हम लोग ट्विटर पर भी क्या कराते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट है वो जानकारी हम आप देते रहते हैं। और बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ जो हमारी जो ब्लॉग के माध्यम से जो हमारी वेबसाइट है आप हमारी जीके सरकारी की, तो वहाँ पर भी इसको आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर आप विजिट करते रहिए डेली, तो वहाँ पर आपको ब्लॉग मिल जाएगा।
अभी तो आपको हम लोगों ने डाला नहीं है, बहुत जल्द हम आपको इसको डालने वाले हैं, तो इसलिए क्या है, रेगुलर आप इसको विजिट करते रहिए वेबसाइट को, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी, उनको भी आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।